हेलो एवरीवन, मैं रुनीश एक बार फिर से आपका सबल 30 के ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे थे और ज्योग्राफी में हम लोगों ने शुरुआत किया था भारत के भूगोल से और भारत के पड़ोसी देश और उनके साथ उसके संबंध के बारे में हम लोगों ने पढ़ना शुरू कर दिया था। पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान पढ़ चुके थे हम लोग पिछली वीडियो में। आज हम लोग म्यांमार, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव पढ़कर भारत और उसके पड़ोसी देश का जो चैप्टर है उसको आज हम लोग समाप्त करेंगे। म्यांमार भारत का एक ऐसा देश है, पड़ोसी देश है, जिसकी बाउंड्री जो है वो बहुत ही डेंसली फॉरेस्ट और माउंटेनियस इलाका है। बहुत जंगल है, बहुत ही आपको पहाड़ है और इसके वजह से क्या है कि जो बाढ़ का कनेक्शन है, जो बाढ़ की घेराबंदी है, वो पूरे तरीके से अच्छे तरीके से संभव नहीं हो पाया है। बहुत सारा ऐसा है जो नाला से, नदी से, छोटी छोटी पहाड़ियों से बर्मा को भारत से अलग माना जाता है, जिसको लेकर छोटे मोटे वाद विवाद चलते रहते हैं। दूसरा एक जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से है कि आतंकवादियों का जो प्रवेश है उधर से, वो जो नागा है, मिजो है, आतंकी, उनका थोड़ा सा उधर झंझट होते रहता है। तो जो म्यांमार है ये वर्तमान का नाम है। इसका पुराना नाम जो था, इस म्यांमार देश का पुराना नाम जो था, ओल्ड नेम, वो बर्मा था। पुराना नाम बर्मा था। हम लोग एंशिएंट टाइम में इस देश को बर्मा कहते थे। इसका जो लोकेशन है ये क्षेत्र है, ये इसका लोकेशन है, ये आपको म्यांमार है। मतलब कि भारत के पूर्वी देश में, भारत के पूर्व में ये म्यांमार है। ठीक है। इसकी बाउंड्री जो है वो, इसकी टोटल बाउंड्री भारत से 1458 किलोमीटर। मैं बुक का रेफरेंस दे देता हूं आपको। डी.आर. खुल्लर, कंपटीशन के क्षेत्र में डी.आर. खुल्लर की किताब का ही सबसे ज्यादा आपको भारत के भूगोल को पढ़ने के लिए कहा जाता है। तो डी.आर. खुल्लर में 1458 किलोमीटर इनकी बाउंड्री बताया गया है कि म्यांमार जो है वो 1458 किलोमीटर बाउंड्री शेयर करता है भारत म्यांमार के साथ। इसके साथ साथ ये भारत से पहले ये भारत का ही अंग हुआ करता था। इसको भारत से 1935 एक्ट के तहत 1937 में अलग किया गया। ये भारत से 1937 में अलग हुआ और इसकी जो बाउंड्री है वो हमारे देश के किस किस राज्यों से लगती है। तो पहला अरुणाचल प्रदेश, ये जो आप क्षेत्र ऐसे देखते हैं ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश। फिर आपको नागालैंड, ये जो इलाका है ये नागालैंड का इलाका है। फिर मणिपुर और मिजोरम, यहाँ पे आपको मणिपुर और मिजोरम मिलेगा। ठीक है। तो इसका जो क्षेत्र लगता है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ और मिजोरम के पास। इसके साथ कोई विशेष किसी तरह का कोई वाद विवाद, कोई विशेष उस तरह का नहीं है। आप लोग उरी फिल्म देखे होंगे तो उरी फिल्म में जो शुरुआत में दिखाया गया है कि यहाँ से मिजो आतंकवादियों को ही म्यांमार बॉर्डर में घुस के हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। यहाँ पर एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि बहुत छोटा भारत का द्वीप समूह है। फिर ऐसे करके, फिर इधर करके एक द्वीप समूह ऐसे ऐसे है। ठीक है। तो यहाँ जो चैनल है, इसको बोलते हैं कोको चैनल। तो भारत और ये द्वीप समूह जो है वो है कौन सा, अंडमान एंड निकोबार। तो कोको चैनल म्यांमार और भारत को इधर से समुद्री क्षेत्र से मतलब अलग करता है। और ये यहाँ पे ये निकोबार है, ग्रेट निकोबार, इसको बोला जाता है ग्रेट निकोबार।
और ये ग्रेट निकोबार जो है यहीं पर ये एक द्वीप समूह है जिसको बोलते हैं सुमात्रा या इंडोनेशिया। सुमात्रा या इंडोनेशिया। तो ग्रेट चैनल, इसका नाम है ग्रेट चैनल, जो सुमात्रा और भारत के यानी इंडोनेशिया और भारत के बीच में समुद्री सीमा तय करता है। तो म्यांमार और भारत के बीच में समुद्री सीमा को कौन सा अलग करता है? तो कोको चैनल, ठीक है। और भारत और इंडोनेशिया के बीच में कौन सीमा निर्धारित करता है? तो ग्रेट चैनल। ग्रेट निकोबार और इंडोनेशिया के बीच में ये ग्रेट चैनल पड़ता है, ठीक है। परीक्षा के दृष्टिकोण से मैं हर एक सवाल जो आपके एग्जाम्स में आने को है, बहुत सारे एग्जाम्स में आया है, मैं हर एक चीज को, पॉइंट को आपको नोट डाउन करा देता हूं, उनको बता देता हूं, ताकि आपके एक भी प्रश्न एग्जाम में न छूटे। मैं ये दावा नहीं करता कि आप पूरा विद्वान हो जाएंगे, लेकिन इतना दावा जरूर कर रहा हूं कि आपके एग्जाम्स में अगर इससे संबंधित एक भी प्रश्न आ जाए तो वो छूटे नहीं, और आप कहीं किसी के साथ वाद विवाद करें तो आपके पास उतनी नॉलेज हो। अगला जो भारत का नेबरिंग कंट्री है वो है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का जो लोकेशन है वो ये आपका बांग्लादेश है, ठीक है। बांग्लादेश है। इसके पीछे की एक छोटी सी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि 1971 में ये हमारा बांग्लादेश नाम से पड़ोसी बना, यानी उससे पहले जो था वो किसी और नाम से पड़ोसी था। तो किस नाम से पड़ोसी था? तो पूर्वी पाकिस्तान। तो इसका मतलब कि क्या पाकिस्तान इधर भी था? क्या इधर वाला जो पाकिस्तान था वो स्वतंत्र देश था? तो आपको एक छोटा सा मैं आपको बताता हूं कि 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ था। ठीक है। आपके लिए प्रश्न है, 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो भारत का वायसराय कौन था? तो 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो वो वायसराय, भारत के वायसराय कौन था? ठीक है। ये प्रश्न आप लोग जरूर इसका उत्तर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो उस समय वायसराय कौन था। दूसरी चीज कि 1905 में बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो धार्मिक आधार पर हुआ था। कैसे? कि जो पश्चिमी बंगाल था वो आपको हिंदू बहुल क्षेत्र था, जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, और एक तरह से ये अंग्रेजों का प्रैक्टिकल हो रहा था कि क्या इससे सर्कमस्टांसेस बन सकते हैं, क्या स्थितियां बन सकती हैं। फिर उसके बाद जो विरोध प्रदर्शन हुआ, फिर बंगाल का एकीकरण हुआ, तो ये सब चीजें बाद की बात है। तो आपसे जो मैं प्रश्न पूछा हूं कि 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ था तो वायसराय कौन था? ठीक है। तो 1905 के बाद फिर 1947 में भारत का एक बार विभाजन हुआ। भारत और पाकिस्तान नामक दो देश बने। तो पाकिस्तान दो जगह पे बना, एक पूर्वी पाकिस्तान और एक पश्चिमी पाकिस्तान। ठीक है। तो पश्चिमी पाकिस्तान के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, ये पूर्वी पाकिस्तान। अब इसमें क्या होगा कि ये चूंकि पश्चिमी पाकिस्तान पूर्वी पाकिस्तान पे उतना समय नहीं दे पाता था, उसको उस तरह का लाभ नहीं दे पाता था, यहां से सिर्फ राजस्व लेता था। तो यहाँ के लोगों में असंतोष हो गया और लोग जगह जगह पर रिवोल्ट करने लगे, आजादी के नारे लगाने लगे। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ की जो सरकार थी, जो बॉडी, लोकल गवर्नमेंट बॉडी थी, वो लोगों पे अत्याचार करना शुरू किया और लोग क्या किए कि रिफ्यूजी बनकर यहाँ से भारत में आने लगे। क्यों भारत में आने लगे? क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसकी जो सीमा है वो चारों तरफ भारत से लगी है, और एक चीज और है कि इसकी सीमा भारत से किसी प्रकार का फेंसिंग नहीं किया हुआ है।
सिर्फ कुछ चौकियां बनाई हुई हैं, वहां पे गश्ती दल है, चारों तरफ से फेंसिंग नहीं किया हुआ, आसान है उनको एक देश से दूसरे जगह से जाना। दूसरी चीज कि बहुत सारे गांव हैं जो सीमा के बीचों बीच में हैं, बहुत सारे ऐसे गांव हैं जो इधर से कुछ हैं कुछ उधर से हैं, तो इस तरह से इनको यहाँ से माइग्रेट करना इनका आसान हो गया और ये भारत में रिफ्यूजी बनकर चारों तरफ, आसाम में सबसे ज्यादा, फिर वेस्ट बंगाल में, मेघालय में, ये सब जाने लगे। और ये भारत के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, ये बहुत बड़ा इशू था। लास्ट में जब यहाँ विद्रोह ज्यादा हो गया बांग्लादेश में और पाकिस्तान का अत्याचार ज्यादा हो गया और भारत में रिफ्यूजी ज्यादा आने लगे, कहा जाता है उस समय 10 से 15 लाख रिफ्यूजी जो थे वो भारत में आ रहे थे, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने अपने फोर्स को आदेश दिया और यहाँ से पूर्वी पाकिस्तान को आजाद कराया। कब? 1971 में। इंडिया और पाकिस्तान का जो वार हुआ उसमें पाकिस्तान को भारत ने हराया और उसका देन था कि 1971 में एक नया देश विश्व के नक्शे पर आया। वो कौन था? बांग्लादेश, जिसका नाम है बांग्लादेश। ठीक है, तो बांग्लादेश का उदय कब हुआ? 1971 में। और ये जो है 4096 किलोमीटर बाउंड्री भारत के साथ शेयर करता है। ठीक है, और ये लॉन्गेस्ट बाउंड्री है, सबसे ज्यादा। भारत अगर किसी देश के साथ बाउंड्री सबसे ज्यादा बाउंड्री शेयर करता है तो वो है बांग्लादेश। और ये जो राज्य है इसके कौन कौन से, भारत के कौन कौन से राज्य की जो सीमा है वो बांग्लादेश की सीमा से लगती है। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप भारत के नक्शे को याद रखेंगे, आप रोज उसको 5 से 10 मिनट देखेंगे, तब जाके आपको नक्शा याद होगा। और नक्शा याद होगा तो बहुत सारे आपके एग्जाम्स में प्रश्न जो होंगे आसानी से बन जाएंगे। जैसे यहाँ पे वेस्ट बंगाल, तो वेस्ट बंगाल हो गया। यहाँ पे आपको मेघालय, तो मेघालय हो जाएगा। ये ऐसे आ जाता है, यहाँ से इधर आसाम हो जाएगा, फिर आपको ये त्रिपुरा हो जाएगा, फिर मिजोरम हो जाएगा। इसे करके मैंने लिख रखा है वेस्ट बंगाल, मेघालय, आसाम, त्रिपुरा और मिजोरम। और जो इसकी सीमा रेखा इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन, इसको भी रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये 1947 में पाकिस्तान का हिस्सा था, तो उस दोनों पाकिस्तान के बाउंड्री लाइन को और बांग्लादेश के बाउंड्री लाइन को, दोनों को हम लोग रेड क्लिफ लाइन ही कहते हैं। ठीक है, अब इसके साथ कुछ विवाद थे। विवाद बहुत ज्यादा नहीं है, विवाद सिर्फ कुछ ही है। तीस्ता नदी का जल समझौते का और एक है त्रिमूर आइलैंड का, यही 2 विवाद है। और इन विवाद में कोई खास रखा नहीं रहता है। ऐसे ये भारत का मैत्री देश भी है, भारत के साथ इसके संबंध ठीक हैं। तो अब हम लोग जो भारत के पड़ोसी देश पढ़ेंगे वो होगा श्रीलंका, फिर तुरंत हम लोग मालदीव पढ़ेंगे। श्रीलंका का मैंने मैप बनाया हुआ है भारत के साथ। तो श्रीलंका की जो सीमा है वो भारत से डायरेक्टली नहीं मिलता है। बीच में आप सब लोगों ने पढ़ा होगा राम सेतु के बारे में कि श्री राम जी ने रामेश्वरम से लेकर श्रीलंका तक राम सेतु का निर्माण किया था। तो ये टोटल राम सेतु जो है वो 48 किलोमीटर है, 48 किलोमीटर के आसपास। ठीक, और इस राम सेतु को एडम्स ब्रिज भी कहा जाता है या आदम ब्रिज। ठीक है, एडम्स ब्रिज या आदम ब्रिज भी कहा जाता है। ठीक है, ये धनुषकोटी है, यहाँ पर छोटा सा सबसे ऊपर में शुरुआत में जहाँ पे ये आता है धनुषकोटी है। फिर यहाँ पे एक छोटा सा है पाक वे, फिर बे ऑफ मन्नार। इन सब आपको श्रीलंका में ही, ये श्रीलंका से ही रिलेटेड टर्म है। ठीक है, पाक वे यहाँ पे है, फिर आपको बे ऑफ मन्नार, यहाँ पे आपको बे ऑफ बंगाल होता है। ठीक है, तो और जो आपको भारत और श्रीलंका के बीच में जो खाड़ी है उसको पाक स्टेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पाक स्टेट। ठीक है, और इसकी कोई सीमा हमारे भारत के साथ उस तरह से लगती नहीं है। श्रीलंका का जो शेप है वो कोकोनट टाइप का शेप है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है वो पहले में कोलंबो थी, लेकिन अब जो है ये ओल्ड सिटी है, ओल्ड नेम है ओल्ड सिटी कैपिटल है, ओल्ड नेम नहीं, ओल्ड कैपिटल है। अब इसकी जो कैपिटल है वो जयवर्धने है। अब जो है न्यू कैपिटल है जयवर्धने।
और इसके साथ कोई हमारा उस तरह का विवाद नहीं है बहुत ज्यादा, और ये भी भारत का बहुत मैत्री देश के रूप में आता है। ये मोटे मोटे सब जो प्रश्न आते हैं उसी से रिलेटेड मैं आप चीजों को आपको ये फैक्ट्स बता रहा हूं। तो अब हम लोग भारत का अंतिम पड़ोसी देश मालदीव के बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे। मालदीव बहुत एशिया का सबसे छोटा नेशन है, सबसे छोटा कंट्री है, एशियन कंटिनेंट का सबसे छोटा कंट्री। अभी इसकी मैप पे क्या स्थिति है, तो ये भारत है, ये भारत का नक्शा है, और इसमें आपको यहाँ पर आपको छोटा छोटा मिलेगा लक्षद्वीप, फिर यहीं पे थोड़ा सा हल्का सा आप आगे आइएगा तो मिनी का है भारत कहीं है, फिर इसके जस्ट नीचे छोटा सा में आपको ये मालदीव मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मालदीव्स, ठीक है। ये है मिनिकोय और ये लक्षद्वीप, ये भारत का ही है। तो इसको अगर हम लोग बड़े रूप में लेकर चलें तो एक तरफ अगर हम लिखते हैं लक्षद्वीप, ठीक है, और एक तरफ लिखते हैं मिनिकोय, फिर यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको मिनिकोय और मालदीव। इसको समझने के लिए मैं सिर्फ आपको लिख रहा हूं। तो जो लक्षद्वीप और मिनिकोय के बीच में जो ये आप देख रहे हैं, ये 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। लक्षद्वीप और मिनिकोय जो है वो 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है, ठीक है। और मिनिकोय और मालदीव्स, मिनिकोय और मालदीव्स जो होता है वो 8 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है। मतलब कि यहाँ पर जो है वो लक्षद्वीप और मिनिकोय दोनों इंडिया का ही हिस्सा है, मिनिकोय और लक्षद्वीप दोनों इंडिया का हिस्सा है। तो ये जो सेपरेट होता है वो 9 डिग्री चैनल से सेपरेट होता है, और मिनिकोय और मालदीव्स 8 डिग्री चैनल से अलग होता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि 8 डिग्री चैनल 9 डिग्री चैनल ये है क्या, ये आखिर रियली में होता क्या है। तो मैं आपको एक चीज पहले बताया था, ये ग्लोब है, मैंने आपको शुरुआत के वीडियो में बनाया है अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, और ये इक्वेटर है। तो इक्वेटर 0 डिग्री है, भारत की स्थिति ऐसे है। तो जब हम आप ऊपर की तरफ जाएंगे 1 2 3 4 5 ऐसे करते हुए 90 डिग्री तक आ जाएंगे इधर से, तो वही चीज है कि ये ऐसे करके करते 8 डिग्री 9 डिग्री का ये जो है 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल यही है। तो मालदीव जो है ये कहाँ स्थित है, अरबियन सी में, ये अरबियन सी है, अरबियन सी में स्थित है। और इसका कैपिटल कहाँ है, माले है, इसका कैपिटल कहाँ है, माले। और ये बना कैसे है, चूंकि देखिए आइसलैंड्स जो समुद्र में मैक्सिमम आइसलैंड जो बनते हैं वो कोरल रीफ से बनते हैं। ये कोरल रीफ क्या होता है, तो एक तरह से समुद्री जीव है जो मर जाता है तो धीरे 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 उसके डेड बॉडी एक दूसरे पे जमते जाते हैं और धीरे 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 वो समुद्र के ऊपर आता है और बहुत कठोर होता है, ठीक है। तो ये कोरल रीफ से बना हुआ आइसलैंड है, और ये एशिया का सबसे स्मॉलेस्ट आइसलैंड है, ठीक है। ये बेसिक जानकारी आपको भारत और उसके पड़ोसी देश के बारे में हो गया है। अगली क्लास से हम लोग शुरू करेंगे फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, हिमालय से, फिर आइसलैंड, प्लेन ऑफ गंगास, पेनिनसुलर, डेक्कन ट्रैप, इस तरफ चीजें हम लोग शुरू करेंगे अगले क्लास में। 2 वर्ड मैं आपको अभी लास्ट में बता देता हूं, आपके सामने 2 वर्ड आ सकता है, एक बफर स्टेट और एक लैंडलॉक्ड कंट्री। 2 आपके पास शब्द आ सकते हैं, एक बफर स्टेट और एक लैंडलॉक्ड कंट्री। बफर स्टेट वो स्टेट का यहां मतलब होता है देश। बफर स्टेट वो देश होता है जो 2 दुश्मन देशों के बीच में बसा हो, जैसे भारत और चाइना के बीच में नेपाल है। चाइना के साथ भारत के संबंध उतने अच्छे नहीं हैं, तो ये नेपाल है। तो नेपाल क्या है भारत के लिए, ये नेपाल किस तरह का देश है, बफर स्टेट। यहाँ पे भूटान है, तो भूटान किस तरह का स्टेट है, बफर स्टेट, क्योंकि चाइना और भारत के बीच में, इंडिया के बीच में ये स्थित है। लैंडलॉक्ड कंट्री यानी वैसा देश जो चारों तरफ से
सिर्फ स्थल से ही घिरा हुआ हो। आई होप आपके लिए क्लास बहुत ही अच्छा रहा होगा और बहुत ही उपयोगी सिद्ध होगा। अगले क्लास में हम लोग ज्योग्राफी ऑफ इंडिया के फर्स्ट पायदान से शुरू करेंगे, जो होगा फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, भारत की भौगोलिक संरचना। तब तक के लिए चलते हैं, जय।